नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने जो महान भारतीय की सीरीज शुरू की थी, उसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं और इसके तहत हम जिस महान शख्सियत की जीवनी पढ़ेंगे उनका नाम है विज्ञानाचार्य जगदीश चंद्र बसु। तो आइए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में जिन कतिपय प्रतिभाशाली भारतीय महापुरुषों ने मानव ज्ञान के भंडार को अपनी प्रतिभा एवं मनस्विता से समृद्धशाली बनाया है, विज्ञानाचार्य जगदीश चंद्र बसु उन्हीं में से एक थे। उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन कर नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने विज्ञान जगत में नवीन प्रकाश की ज्योति फैलाकर नए ज्ञान को जन्म दिया और उनके कार्यों से प्रेरणा पाकर विज्ञान संसार में एक सर्वथा नवीन युग का प्रादुर्भाव हुआ है। इस बात से सभी सहमत हैं कि वे वनस्पतियों के शरीर धर्म विज्ञान के सबसे महान विद्वान थे और संसार के महत्तम वैज्ञानिकों में उनका भी स्थान था। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को बंगाल के ढाका जिले के बिक्रमपुर कस्बे के निकट राढ़ीखाल नामक ग्राम में मध्यम श्रेणी के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबू भगवान चंद्र बसु फरीदपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर थे। वे बड़े साहसी, दृढ़ संकल्पी तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी माताजी भारतीय संस्कृति से प्रेम रखने वाली एक भद्र महिला थीं। बालक जगदीश की प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में हुई। बचपन से ही उनको प्राकृतिक जंतुओं को देखकर उनके बारे में सोचने का शौक था। बाल्यकाल से ही उनकी रुचि विज्ञान और आविष्कार की ओर थी। पिता भी पुत्र की इस प्रवृत्ति को भांप गए थे। उन्होंने सुयोग्य पुत्र की इस प्रवृत्ति के विकास का यथासंभव पूरा ध्यान रखा। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके उन्होंने कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास किया और फिर उसी कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की। इस कॉलेज में आपको सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और वैज्ञानिक फादर लेफांट के संपर्क में आने का अवसर मिला, जिससे आपकी अभिरुचि भौतिक विज्ञान की ओर और भी झुक गई और आप भौतिक विज्ञान के रोचक और आकर्षक प्रयोगों का दर्शन करने लगे। इसके पश्चात जगदीश चंद्र उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड गए और औषधि विज्ञान मेडिसिन का अध्ययन करने के उद्देश्य से लंदन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए, परंतु डॉक्टरी का चीर फाड़ का कार्य आपको पसंद न आया और आपने मेडिकल कॉलेज से अलग होकर विशुद्ध विज्ञान के अध्ययन का निश्चय किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नाम लिखाया। 1884 में उन्होंने रसायन और वनस्पति विज्ञान में बीए की परीक्षा पास की और अगले वर्ष लंदन विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि प्राप्त करके सम्मान पूर्वक स्वदेश लौटे। भारत में आकर वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हो गए। सरकार उन दिनों यूरोपियनों को अधिक सम्मान दिया करती थी और भारतीयों को उनकी अपेक्षा 2/3 कम वेतन मिलता था। साथ ही यह भी माना जाता था कि भारतीय लोग वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने में अयोग्य हैं। जगदीश चंद्र को ये बातें बहुत अखरी। उन्होंने विरोध प्रकाशन के रूप में 3 वर्ष तक वेतन न लिया और बड़ी लगन और उत्साह से अपना कार्य करते रहे। अंत में कॉलेज के अधिकारी आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और आपको पिछले 3 वर्षों का वेतन यूरोपियों के समान ही दे दिया गया। कॉलेज में प्रयोगशाला का भी उचित प्रबंध न था। आपने आर्थिक कठिनाई का सामना करते हुए भी अपने घर पर निजी प्रयोगशाला बनाई, उसी में अनुसंधान करने लगे। संसार के दूसरे अग्रगण्य वैज्ञानिकों की भांति आपका ध्यान भी विद्युत चुंबकीय तरंगों संबंधी प्रयोगों की ओर आकर्षित हुआ। उन दिनों इन प्रयोगों ने विज्ञान संसार में बड़ी हलचल मचा रखी थी। आपने बड़ी लगन के साथ इन तरंगों के संबंध में अनुसंधान प्रारंभ किए। अगले वर्ष ही इन अनुसंधानों के परिणामों को लेकर आपने विद्युत तरंगों के गुण शीर्षक लेखमाला के रूप में लिखना प्रारंभ किया। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और खोज संबंधित पत्र पत्रिकाओं में इन लेखों के प्रकाशित होने पर विज्ञान संसार में तहलका सा मच गया। आपका पहला लेख विद्युत किरण का मणि द्वारा ध्रुवण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में मई 1895 में प्रकाशित हुआ।
उसी वर्ष विद्युत से संबंध रखने वाले 2 अन्य लेख इलेक्ट्रीशियन नामक प्रसिद्ध पत्र में प्रकाशित हुआ। आपके वैद्युत वर्तनाकों का निर्धारण शीर्षक निबंध से तो भारत ही नहीं, विदेशों में भी आपकी प्रतिभा की धूम मच गई। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने आपके इस अन्वेषण को खूब सराहा। अब आपकी गणना विश्वविख्यात वैज्ञानिकों में होने लगी। तत्पश्चात बसु ने जीवन में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार किए। निरंतर 20 वर्ष तक वे अकेले कार्य करते रहे, क्योंकि उनके मन में जो बड़े बड़े विचार उठते थे उनकी प्रशंसा करने वाला कोई न था। उन्होंने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध करके दिखाया कि फौलाद और दूसरी धातुओं में अनुभव तथा पेड़ों में भाव व विकार पाए जाते हैं। प्रत्येक वस्तु जीती और मरती है। भौतिक व पदार्थ शास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर बसु का स्थान सबसे ऊंचा है। प्रोफेसर मार्कोनी, बसु और एक अमेरिकी वैज्ञानिक, इन तीनों में सबसे पहले बसु ने यह सिद्ध करके दिखाया था कि तारों के बिना ही तार के संकेत आकाश में इधर उधर भेजे जा सकते हैं। 1895 में बंगाल के गवर्नर के सामने आपने प्रयोग द्वारा बेतार के तार का अनुसंधान सिद्ध करके दिखा दिया था। उन्होंने बिना तार के ही दूर पड़े हुए बोझ को हिला दिया, घंटी को बजाकर एक बंद कमरे में रखी हुई बारूद को तड़ाक से फोड़ दिया। परंतु प्रतिभाशाली जगदीश पराधीन भारत की संतान थे, अतः उनके इस सर्वथा नवीन, मौलिक और क्रांतिकारी आविष्कार की महत्ता को समझते हुए भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपनी आंखें मूंद लीं और बसु महोदय को आधुनिक युग के इस महत्वपूर्ण आविष्कार के श्रेय से वंचित रखा। इसके कुछ ही दिन पश्चात प्रोफेसर मार्कोनी ने भी स्वतंत्र रूप से बेतार के तार का प्रदर्शन करके दिखाया। स्वतंत्र देश के नागरिक होने के कारण विज्ञान संसार ने उनकी और उनके आविष्कार की महत्ता को स्वीकार किया और आज संसार में मार्कोनी ही बेतार के तार के जनक माने जाते हैं। विद्युत संबंधित खोज में बसु महोदय ने पदार्थों में तनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उत्तेजना मिलने पर वस्तुओं के कणों में तनाव उत्पन्न हो जाता है और उत्तेजना हटा लेने पर वे सिकुड़कर अपने पूर्व रूप में आ जाती है। इस प्रकार की खोजों से उन्होंने यह सिद्धांत निकाला कि जड़ और चेतन दोनों में प्रतिक्रिया की समानता पाई जाती है। 1901 में पेरिस में होने वाली विज्ञान कांग्रेस में भारत की ओर से बसु सम्मिलित हुए थे। उनके व्याख्यानों का विद्वान श्रोताओं पर इतना भारी प्रभाव पड़ा कि यूरोप के लगभग सभी विख्यात विश्वविद्यालयों ने उन्हें व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया। 10 मई 1901 को रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें व्याख्यान देने का अवसर देकर अत्यधिक सम्मानित किया। वहां पर उन्होंने वनस्पति के देह व्यापार तथा खनिज पदार्थों के संबंध में अपने महान आविष्कार का वर्णन किया। उनके आविष्कार इतने महान और मौलिक थे कि बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को उनकी सत्यता पर विश्वास न हुआ और वे बसु से ईर्ष्या करने लगे। इसी ईर्ष्या के कारण उनका व्याख्यान रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित न किया गया। जब बसु महोदय दोबारा इंग्लैंड गए तो उन्होंने अपने प्रयोगों का सफल प्रदर्शन करके अपने आविष्कारों को सिद्ध करके दिखाया। संसार के समस्त वैज्ञानिकों ने आपकी महत्ता को स्वीकार किया। जगदीश चंद्र बसु का एक आविष्कार रेजोनेंट रिकॉर्डर है। संगीत में जिसे प्रतिध्वनि अथवा कंपन कहते हैं, उसी सिद्धांत के आधार पर इस यंत्र की रचना हुई। रेजोनेंट रिकॉर्डर हमें बताता है कि बहुत सी चेष्टाएं जिन्हें हम केवल जीव जंतुओं में ही सीमित समझते थे, वे पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। बसु का दूसरा बड़ा आविष्कार क्रेस्कोग्राफ है। यह यंत्र अपने आप लिखता जाता है कि पौधा प्रति सेकंड कितना बढ़ रहा है। यह वास्तविकता को 500 गुना बढ़ाकर दिखाता है। 1906 में उन्होंने अपना ग्रंथ प्रकाशित कराया, जो पौधों के देह व्यापार पे सबसे बड़ा ग्रंथ है। जगदीश चंद्र बसु ने विज्ञान की जो अमूल्य सेवा की है, उसके उपलक्ष्य में स्वदेश और विदेशों में उनका अपूर्व सम्मान किया गया। 1902 में पेरिस की विज्ञान कांग्रेस में वे भारतीय वैज्ञानिक के नाते सम्मिलित हुए। 1903 में उन्हें CIE तथा 1912 में CSI की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1917 में भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। 1895 में लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी।
1920 में वे रॉयल सोसाइटी के फेलो मनोनीत हुए। 5 वर्ष तक वे लीग ऑफ नेशंस की बौद्धिक सहयोग कमेटी के सदस्य रहे। 1915 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात आप एक स्वतंत्र विज्ञानशाला स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने लगे। 20 नवंबर 1917 को अपनी 59वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपने अपनी योजना के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से अपने घर के पास ही एक नवनिर्मित भवन में बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। इस विज्ञानशाला की स्थापना में आपने अपनी गाढ़ी कमाई का 5 लाख रुपए लगाया। जनता की ओर से भी इस कार्य के लिए कुछ धन प्राप्त हुआ। सरकार ने भी इन विज्ञानशाला को नियमित रूप से वार्षिक सहायता देने का प्रबंध किया। आपने अपने समस्त आविष्कार और नवनिर्मित यंत्र आदि भी इसी संस्था को सौंप दिए। मरते समय भी आप 15 लाख की संपत्ति संस्था को दान करके संस्था को, राष्ट्र को अर्पण कर गए। वास्तव में इस विज्ञान मंदिर की स्थापना ने सदैव के लिए आपका नाम अमर कर दिया। बसु कद में छोटे थे। उनकी दिव्य चक्षु तथा विशाल चेहरा देखकर प्रत्येक व्यक्ति भांप जाता था कि वे कोई बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे धैर्यशाली, दृढ़ संकल्पी, कोमल हृदय और सत्य प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने धन की कभी परवाह नहीं की और अपने किसी आविष्कार को पेटेंट नहीं कराया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम के लोगों के मस्तिष्क से इस विचार को उखाड़ फेंका कि भारतीय लोग वैज्ञानिक शिक्षा देने में अयोग्य हैं। उन्होंने भारतवर्ष को उन देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया जो प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को जन्म देने में प्रसिद्ध हैं। 1936 ईस्वी में आप बीमार हो गए और वायु परिवर्तन के लिए गिरिडीह चले गए। 23 नवंबर 1936 को 78 वर्ष की आयु में हृदय की गति बंद हो जाने से वहीं उनका देहावसान हो गया। अपना समस्त जीवन जिन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्सर्ग कर दिया, उनसे वो आज मरकर भी जीवित हैं। उनका नाम, यश और कीर्ति आज उनके इस संसार में न होने पर भी चिरकाल तक बनी रहेगी। धन्यवाद। तो आज हमने जगदीश चंद्र बसु जी का जीवन परिचय पढ़ा। देखिए, जीवन परिचय जब हम पढ़ते हैं तभी हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे वो भी भेदभाव के शिकार हुए। मार्कनी को वायरलेस का क्रेडिट दिया जाता है, जबकि जगदीश चंद्र बसु ने उनसे पहले इसका सफल परीक्षण करके दिखाया था। लेकिन आप गुलाम देश के निवासी हैं, तो आपके साथ यही होना था। आज भी हम बहुत ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। हमें भी अभी गुलामी से निकलना पड़ेगा। 1947 में हमने गुलामी नहीं छोड़ी है, अभी भी गुलामी है। तो जितनी जल्दी हम छोड़ें और स्वावलंबी बन जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। जय हिंद।